अभय जी, ये सब तो जानते हैं। आपको बता दूं कि दशमांश कुंडली जो है ये दशमांश जहाँ लिखा हुआ है राज्य विचार, ये बताता है आपके कैरियर को। ठीक है कि आपके जीवन में आपका कैरियर कैसा होगा, और कैरियर किस क्षेत्र में हो सकता है, और कैरियर में आप कितना उन्नति करेंगे या क्या परफॉर्मेंस रहेगा आपका, वो बताता है दशमांश कुंडली। कैरियर में आप कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे या लाइफ में आपके स्ट्रगल होगा, जो भी करेंगे आप, व्यापार या जॉब, उसमें आप कितने लेवल तक जा सकते हैं, वो बताता है ये दशमांश कुंडली। अब देखिए, इसमें लग्न कुंडली ही है ये जो कि D1 चार्ट है, जो कि सबसे प्रॉपर चार्ट है, जो सब मतलब कि इससे प्रेडिक्शन किया जाता है। तो इसके 10th भाव, ये 10th हाउस है, इसका सूक्ष्म विश्लेषण बताता है यह आपका दशमांश कुंडली। इसका जो माइक्रो एनालिसिस कह सकते हैं इस भाव का, कि ये भाव आपका कितना स्ट्रांग है और जीवन में क्या देगा, इसका आप इससे विचार कर सकते हैं दशमांश कुंडली से। तो इसके कैसे प्रेडिक्ट किया जाना चाहिए उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। बहुत ही इजी इसका वे है। सबसे पहले लग्न कुंडली को देख लीजिए। लग्न कुंडली को तो आपको हर हालत में देखना है। बिना लग्न कुंडली देखे, D1 चार्ट देखे, किसी भी वर्ग चार्ट पर आपको नहीं जाना है। तो सबसे पहला प्रेडिक्शन तो आपका लग्न कुंडली का होगा। आवाज आ रहा है आपका, बैकग्राउंड आप लोगों का थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। तो कुछ आवाज आ रहा है जो कि डिस्टर्ब हो रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग बंद कर लीजिए, साउंड दिक्कत हो रहा है। तो सबसे पहले इसको लग्न कुंडली को प्रेडिक्ट करना है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा ओवरऑल कि आपका कैरियर कैसा है। आप जीवन में जॉब करेंगे, व्यवसाय करेंगे, या जॉब या व्यवसाय जो भी करेंगे, तो उसमें आप कितना सफल होंगे, जीवन में क्या स्थिति रहने वाली है, ये आपका लग्न चार्ट बता देता है। अब लग्न चार्ट को मान लीजिए कोई कहता है कि मेरा कैरियर कैसा होगा, या जॉब में सफल होऊंगा या व्यापार में सफल होऊंगा या नहीं, तो वो चीज तो आपने यहाँ 10th भाव से देख लिया, जॉब का देख लिया। मान लीजिए कि छठा, 10वां, दूसरा, 11वां, ये सब जॉब का कॉम्बिनेशन है, तो देख लिया आपने कि जॉब का योग है। या मान लीजिए कि दूसरा, 7वां, 10वां, 11वां का कॉम्बिनेशन जब आपने देखा, तो आपने कहा कि व्यापार का योग है। लेकिन क्या वास्तव में वो व्यक्ति जॉब या व्यापार जो भी उसका लग्न कुंडली सिग्निफाई कर रहा है, उसमें सफल हो पाएगा? क्या वो सक्सेस हो पाएगा अपने कैरियर में, मतलब उतना अचीवमेंट कर पाएगा कि नहीं, वो देखा जाता है आपके दशमांश कुंडली से। तो आप सीधा सीधी समझिए कि 10th हाउस, 10वें भाव का सूक्ष्म विश्लेषण, माइक्रो एनालिसिस यहाँ से किया जाता है दशमांश कुंडली से, यानी D10 चार्ट से। तो अब इसमें क्या देखना है? तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो लग्न कुंडली का दशमेश है, यानी कि लग्न कुंडली का 10th लॉर्ड है, सबसे पहले देख लीजिए लग्न कुंडली में उसकी क्या स्थिति है। तो देख सकते हैं आप, लग्न कुंडली जो है आपका, ये सिंह लग्न की कुंडली है, और 2 नंबर राशि 10th भाव में आ रही है शुक्र की, और शुक्र जाके बैठे हुए हैं यहाँ पर बुध के साथ लग्न कुंडली में। तो वास्तव में तो हैं नीच के, ये कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। लेकिन मैं बल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, ना नीच भंग की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को एक प्रॉपर नियम बता देता हूँ। अब इसको आपको देख ले, अगर नीच भंग देखना होगा तो देख लीजिएगा, बुध अगर बलवान होंगे शुक्र से तो नीच भंग हो जाएगा, तो ज्यादा फिर प्रॉब्लम होगी नहीं जातक को। जातक वैसे भी, और योग कारक ग्रह नीच का भी होता है ना, तो धन भाव में अगर नीच का हुआ है तो एक चीज जान लीजिए, वो मारक नहीं होता है, उसके बल में कमी आ जाती है। तो उसका और भी एनालिसिस कर लीजिए, सूक्ष्म एनालिसिस। नवमांश में क्या है, पुष्कर नवमांश में वर्गोत्तम, षडबल, ये सब देख लीजिए। अगर बली होगा तो नीच का होकर भी रिजल्ट देगा, और योग कारक ग्रह योग कारक ही रहता है, भले ही उसके प्रभाव में कमी या ज्यादा हो सकता है। तो अगर ये मान लीजिए यहाँ नीच भंग में हो जाए तो अच्छी बात है। अब इसको आपने देखा, इस कुंडली को ओवरऑल देख लिया। अब आ जाइए यहाँ पर दशमांश कुंडली में। तो जो लग्न का मतलब D1 का जो 10th लॉर्ड है, 10वें भाव का स्वामी है, सबसे पहले उसको आपको देखना है दशमांश कुंडली में वह क्या स्थिति में है। तो देख रहे हैं कि यहाँ शुक्र देव जो कि लग्न कुंडली के दशमेश है, वह अपने राशि में 6ठे भाव में है, तो बिल्कुल पॉजिटिव है। यानी लग्न कुंडली का जो 10th का स्वामी है, 10th लॉर्ड है, वो दशमांश कुंडली में स्वयं की तुला राशि में 6ठे भाव में है तो त्रिक भाव में, लेकिन है अपने राशि में, इसलिए पॉजिटिव है, और यह जॉब का भी भाव है, तो बिल्कुल इसे अच्छा माना जाएगा, नेगेटिव नहीं माना जाएगा। अब दूसरा चीज क्या देखना है कि दशमांश का कारक ग्रह होता है शनि, क्योंकि कर्म को दर्शाता है। तो शनि को देख लीजिए कि शनि की क्या स्थिति इस कुंडली में है।
तो देखिए नवम और दसम के स्वामी होकर एकादश में बैठे हैं सूर्य और राहु के साथ। तो राहु तो यहाँ अति विशिष्ट कारक हो जाता है एकादश भाव में। सबसे अच्छा आप लोग समझ लीजिए, राहु कहीं फल देता है तो एकादश भाव में फल देता है। जितने भी भाव बताए गए हैं शास्त्रों में, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, जितने भी भाव बताए गए हैं, सबसे अच्छा राहु एकादश भाव का होता है। लेकिन अब उसका डिपेंड करेगा इस पर कि उसकी राशि स्वामी की स्थिति क्या है। तो गुरु वैसे भी देख सकते हैं इस कुंडली में अच्छे हैं, मतलब अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, राशि स्वामी धन भाव में बैठा हुआ है, तो ठीक है। वैसे भी राहु यहाँ अच्छा फल देता है। सूर्य से युति है तो कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य भी योग कारक है। तो नौमेश और दशमेश जाके बैठा हुआ है शनि, जो कि स्वयं कारक है दशमांश कुंडली का, लाभ भाव में बैठा हुआ है और स्वयं दशमेश भी है। तो दशमेश जाके बैठा हुआ है लाभ भाव में गुरु की राशि में, ठीक है। ये स्थिति कोई बुरी नहीं है। अब बात करें कि और क्या देखना है आपको, तो लग्नेश को देखना है दशमांश के। तो लग्नेश जो शुक्र है वह स्वयं के राशि में बैठे हुए हैं छठे भाव में। इसके बाद आपको दसम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है वो भी देख लेना है। कोई मारक ग्रह ना हो कुंडली के लिए, जो मारक ग्रह हो, नीच का ग्रह, कोई नीच का राशि का ग्रह ना बैठ गया हो वहां, कोई वहां बैठ के नीच का ना हो गया हो। किन ग्रहों का प्रभाव है वो जरूर देख लीजिएगा लग्न और दशम पर। तो इतने चीजों को आपको देखना है। अगर ये सभी चीजें फुल फिल आपको मिल रही हैं तो आप आराम से बोल सकते हैं जातक को कि हाँ जी आपका कैरियर बहुत अच्छा होगा, कैरियर में उन्नति करेंगे आप। तो ये स्थिति आपको जरूर इतना कुछ देख लेना है। यानी कि फिर समझा देता हूँ, लग्न कुंडली के दशम भाव के स्वामी को दशमांश में देखना है। इसके बाद नवमांश दशमांश के कारक शनि को देखना है। इसके बाद लग्न को देखना है कि लग्न में कौन बैठा है और लग्नेश कहाँ बैठा है दशमांश का। इसके बाद दसम भाव को देखना है कि दसम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं और दसम का स्वामी कहाँ बैठा है। इतने चीजें अगर आपने देख लिया, ये सभी फुल फिल हो रही हो, तो आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कैरियर है आपका, कैरियर में उन्नति का योग है। इस कुंडली में कोई भी नेगेटिव पॉइंट अभी तक हमें नहीं मिला, सभी अच्छे पॉइंट मिले। यहाँ शनि सूर्य की युति या राहु की युति करेंगे तो राहु यहाँ योग कारक है, अति विशिष्ट योग कारक माना जाता है, और सूर्य भी इस कुंडली में योग कारक है, शनि भी इस कुंडली में योग कारक है। तो जो भी नेगेटिव चीजें मिले जीवन में, कुछ सूर्य शनि के युति से, वो अलग का मैटर है, लेकिन यहाँ कैरियर में प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। शुक्र भी लग्नेश अपने राशि में छठे भाव में। अब इस कुंडली में एक चीज और हम लोग देख सकते हैं कि जातक को कौन सा कैरियर चूज करना चाहिए। राकेश जी आपका वीडियो नहीं आ रहा है भाई। हेलो राकेश जी, साउंड भी ऑफ है आपका। जी। अरे उसमें क्या हुआ गुरुजी, हाँ थोड़ा एक्चुअली खाना भी कर रहा था और साथ में सुन भी रहा था। अच्छा। जी। तो लगता है आप भी जल्दी अभी तुरंत ही आए हैं नहीं? मैं बस 2 मिनट पहले ही आया था। कोई बात जी नहीं, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए जी इसमें हम कैरियर भी चुनाव कर सकते हैं कि कैरियर जातक का कैसा होना चाहिए। तो देखिए इस कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल है, जो कि लग्न में बैठा हुआ है अग्नि तत्व राशि में सूर्य के साथ। तो बहुत अच्छी कंडीशन यहाँ सूर्य मंगल की दिख रही है हमें। अब दशमांश में देखिए कि जो ग्रह योग कारक होकर अच्छे भाव अच्छे राशि में बैठा हुआ है लग्न कुंडली में, वह क्या दशमांश में कोई है वैसा? तो देखिए मंगल यहाँ पर सिंह राशि में ही बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में। तो ये एक तो बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है। एक योग कारक ग्रह लग्न कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है और साथ में यह दशमांश कुंडली में भी बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में बैठा हुआ है। दोनों जगह बहुत बढ़िया स्थिति बना के और जातक के बेहतरीन भविष्य को दिखा रहा है। कैरियर भाव पर यहाँ दृष्टि भी दिख रही है, मंगल भी यहाँ देख रहे हैं आप अच्छी स्थिति में, सुख सुविधा के भाव को अपने राशि को देख रहे हैं, लग्न कुंडली में भी सप्तम अष्टम को देख रहे हैं, और यह पूरी तरह योग कारक है भाग्य भाव के स्वामी होकर। अब ये देखिए कि और काल पुरुष की कुंडली में अच्छे भी माने जाते हैं वहां पर। तो अब देखिए कि यहाँ पर मंगल देव दशमांश कुंडली के अग्नि तत्व राशि में सूर्य के राशि में ही दशमांश में है। तो जातक को हम क्या राय दे सकते हैं, जातक को क्या कह सकते हैं कि किस क्षेत्र में जातक को जाना चाहिए? तो क्या लग रहा है बीना जी, राकेश जी आप लोग बताइए, अशोक जी बताइए, बोलिए आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए।
गुरुजी से जुड़े इसमें हुए जी हिमांशु जी रेस्टोरेंट बताइए। वगैरह में जी कहाँ? रे- एडमिनिस्ट्रेशन में सर। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा सकता है। इसके अलावा ये किसी ऐसे क्षेत्र में, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अग्नि तत्व राशि में यह ग्रह बैठा हुआ है और स्वयं अग्नि तत्व का कारक है। तो अगर मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव आर्मी में? हाँ ठीक है, अगर मान लीजिए जॉब अगर करता है तो आर्मी में या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाता है, लेकिन अगर हम व्यापार अगर ये करना चाहे तो ये किस क्षेत्र में जाना चाहिए इसे? सर रेस्टोरेंट वगैरह टेक्नोलॉजी में में? चलेगा सर? जी नहीं 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 रेस्टोरेंट में नहीं नहीं। नहीं, रेस्टोरेंट में सही नहीं होगा टेक- इससे। ये सर लैंड कोई से भी रिलेटेड उद्योग चीजों में, में व्यापार हाँ कर सकते लैंड नहीं, उद्योग में जमीन से। नहीं, हाँ कोई बोलिए। भी उद्योग लगा सकता है। हाँ प्रियंका जी बोलिए। जी मतलब कह रहे सरकारी कोई ठेके वगैरह? देखिए बता देता हूँ, सब लग्न कुंडली में आपने देखा मंगल बहुत अच्छे होकर योग कारक होकर अग्नि तत्व राशि में है, और वही मंगल अग्नि तत्व राशि में अगेन 4th हाउस में आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अग्नि तत्व राशि में मंगल का होना, एक अग्नि तत्व ग्रह का, और दशमांश में भी अच्छी स्थिति में होना, अगर जॉब में जाना चाहे तो निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा सकता है। और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी वगैरह का पोस्ट ट्राई कर सकता है ये। इसके बाद पुलिस में उच्च पद जो भी है उसमें भी ट्राई कर सकता है ये, क्योंकि मंगल उसके कारक है और अग्नि तत्व राशि में है। इसके अलावा आर्मी में भी ये उच्च पद के लिए जा सकता है। इसके अलावा मतलब कि जो भी पराक्रम की चीजें हैं जो मंगल से संबंधित है, जितने भी क्षेत्र, उसमें यह ट्राई करेगा और उसमें सफलता यह पालेगा, निश्चित रूप से पाएगा। अब अगर व्यापार की बात करें हम, तो देखिए अग्नि तत्व राशि में मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह स्थिर राशि में बैठे हुए हैं। तो ऐसे जातक को व्यापार किस तरह का करना चाहिए जो कि अग्नि से संबंधित हो, अग्नि से संबंधित या बिजली उपकरण से संबंधित, जिसमें अग्नि का तालमेल बने। तो उसमें हो गया बिजली उपकरण, हो गया इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, जितनी भी चीजें ज्वलनशील चीजें जो भी हैं, उस चीज का व्यापार यह जातक करेगा तो बिल्कुल सफलता पालेगा। अब देखिए एक चीज और भी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव कुंडली का जो होता है वो भूमि भवन का भी होता है और मंगल उसके कारक होते हैं। तो अगर ये भी करे ना वो तब भी चलेगा, उसमें भी यह सफलता पालेगा। कुछ उस तरह का चीज रखे जिससे बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह का, वो भी यह सफल होगा। लेकिन सबसे ज्यादा उस चीज में सफल होगा जो ज्वलनशील पदार्थ को रिप्रेजेंट करता है, या इलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, पेट्रोलियम हो, इन सब चीजों का। अभी तो यहाँ, हाँ बोलिए बीना जी। होटल में? नहीं बीना जी, होटल के लिए, होटल रेस्टोरेंट इन सब चीजों के लिए शुक्र को देखा जाता है। नहीं सर रेस्टोरेंट नहीं, होटल के लिए बोले। नहीं होटल में भी यह देखिए, होटल ठीक है आप कर सकती हैं, लेकिन उसमें बहुत उत्कृष्ट सफलता पाएगा ये योग नहीं है, क्योंकि केवल मंगल से ही आपको नहीं देखना है, इसमें यह भी देखना है कि अग्नि तत्व राशि में है तो उसका भी प्रभाव आना चाहिए करियर पर, तब जाके ये सफलता पाएगा जातक। तो मान लीजिए अगर ये आ जाए अग्नि तत्व राशि में मंगल बैठा है, हमने उस तरह का व्यापार नहीं बताया, बता दिया कोई, चलो भाई जल तत्व का व्यापार कोई बता दिया हमने उस जातक को, नहीं एक बात बता रहा हूँ, या कोई भी और चीज मान लीजिए बता दिया जो कि मैच नहीं कर रहा है D10 से, तो क्या होगा कि जातक का कैरियर खत्म हो जाएगा, वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। तो जो चीजें हमने व्यापार में बताई उस क्षेत्र में इस जातक को ट्राई करना चाहिए। इसका कहने का मतलब मुझे ये है, आप लोग समझिएगा इस चीज को, हम लोग कोई कुंडली का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, हमारा कहने का मतलब है कि डिकोड इस तरह से कीजिएगा कि लग्न कुंडली में जो ग्रह आपके योग कारक और अच्छी स्थिति में बैठे हुए हों, अच्छे राशि भाव में बैठे हुए हों, अगर उसमें से एक भी ग्रह आपके D10 में अच्छे भाव, अच्छे राशि में या अच्छे तत्व की राशि में बैठा हुआ हो, तो उससे संबंधित जो जातक है वो व्यवसाय या कैरियर चुनकर श्रेष्ठ लाभ जीवन में हासिल कर सकता है। तो ऐसे आप इसे डिकोड कर सकते हैं दशमांश को, और जो जो चीजें मैंने बताई है उसको अप्लाई करके जातक अपने जीवन में बहुत अच्छा सफलता पा सकता है कैरियर में, क्योंकि दशमांश के बिना कैरियर का सूक्ष्म विश्लेषण नहीं हो सकता है।
तो ठीक है, क्लियर है ये? गुरुजी इसमें एक प्रश्न है बोलिए। कि कैरियर के लिए 10th हाउस के लॉर्ड कितना सपोर्टिव रहेगा। जैसे इसमें शुक्र है तो इसकी स्थिति देख के क्या हम कुछ बता नहीं सकते हैं 10th हाउस का लॉर्ड? मतलब 10th हाउस का लॉर्ड को तो देखेंगे ही हम, बिना 10th हाउस के लॉर्ड के प्रेडिक्शन थोड़े करेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे इसमें आपने कहा कि मंगल से रिलेटेड व्यापार बताया क्योंकि ये योग कारक भी है और अच्छी स्थिति में भी है, लेकिन जो 10th हाउस है वो भी व्यापार, 10th हाउस भी प्रोफेशन का है। बिल्कुल तो जो बिल्कुल बिल्कुल 10th हाउस का लॉर्ड है तो उसका भी तो कुछ हाँ व्यापार हाँ कर बिल्कुल, सकता है या हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं ये सही, इसको समझिएगा, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस कुंडली में हमने इसको अप्लाई इसलिए नहीं किया कि यहाँ पर ये नीच के हैं, भले ही नीच भंग भी हो गया होगा तब भी इनके बल में कमी तो आ रही है। ये इस कुंडली में शुक्र जो है, और ये यहाँ पर छठे भाव में चले गए, भले ही ये अपने राशि में हो परंतु छठे भाव में जरूर है, इसलिए हमने इनसे संबंधित व्यापार या कैरियर का चुनाव नहीं किया। इस कुंडली में सबसे अच्छे और योग कारक ग्रह मंगल दिख रहे हैं हमें, जो कि भाग्य और चतुर्थ का स्वामी है और चतुर्थ भाव को देख भी रहा है, यानी कि जातक को सुख सुविधा और कैरियर वगैरह के लिए बहुत बेहतरीन है ये। तो अगर हम इसके साथ अगर हम तुलना करते हैं, क्योंकि लग्नेश के साथ यहाँ युति भी है, और लग्नेश के राशि में इस दशमांश लग्न कुंडली के लग्नेश के राशि में दशमांश कुंडली में अग्नि तत्व में मंगल बैठा हुआ है और लग्न कुंडली बहुत योग कारक है, इसलिए हम मंगल से संबंधित अगर कैरियर चुनेंगे तो जातक जल्दी सफल होगा। अब अगर इस कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी होती, शुक्र अगर बहुत अच्छे कंडीशन में होते तो हम बेशक शुक्र से संबंधित अगर दशमांश कुंडली में भी अच्छे कंडीशन में होते दोनों जगह तो हम चुनाव कर सकते थे। तो बिल्कुल हम दशमेश की स्थिति के अनुसार उससे भी कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है हिमांशु जी, क्लियर है? जी जी जी। तो ये नहीं है कि हम दशमेश के अनुसार कैरियर का चुनाव नहीं करेंगे, लेकिन लग्न कुंडली को भी कंपैरिजन कर लीजिए और दशमांश कुंडली को भी, अगर वास्तव में वो सबसे बेहतर आपको नजर आ रहा है तो उससे संबंधित आप व्यवसाय कर लीजिए या कैरियर चुन लीजिए, आपको सफलता मिल जाएगा। अब इस कुंडली में देखिए मैंने ऐसा क्यों कहा, और भी कारण यहाँ दिख रहा है आपको। देखिए सूर्य मंगल लग्न में बैठे हैं, यहाँ पर सूर्य काल पुरुष की कुंडली में उच्च के माने जाते हैं और स्वयं के राशि में है, साथ में यहाँ पर 9 भाव का स्वामी मंगल बैठा हुआ है, तो अपने आप में कुंडली बता रहा है कि जातक प्रयास करे तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए बना हुआ है जातक। यहाँ पर देखिए लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, वास्तव में अगर शुक्र का नीच भंग हो रहा है तो बहुत ही बेहतरीन यह स्थिति होगा। अब इस कुंडली को हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर केतु की भी स्थिति देखेंगे और चंद्रमा के भी डिग्री डिफरेंस वगैरह कितना है। अब यहाँ पर गुरु को अगर हम लोग लें तो गुरु देखिए पंचम का स्वामी गुरु बैठा हुआ है यहाँ कैरियर के भाव दशम भाव में, और शनि आपका षष्ठेश भी है, तो षष्ठेश भी बैठा हुआ है यहीं पर, तो जो कैरियर वगैरह तो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो लेकिन हमने मंगल को इसलिए चुना कि इस कुंडली में प्रॉपर लग्न कुंडली में मंगल बहुत बढ़िया कंडीशन में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और ये निश्चित रूप से जातक के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की ओर बिल्कुल अग्रसर कर रहे हैं। क्योंकि अब देखिएगा तो इस कुंडली में बहुत सारे ऐसे स्थितियां मिल जाएंगी, हम लोग जब प्रेडिक्ट कभी करेंगे, इस कुंडली को रख देता हूं मैं, चलित वगैरह या नवमांश वगैरह सब प्रेडिक्ट करेंगे तो पता चलेगा कि ये कुंडली वास्तव में बहुत उच्च पद के लिए बनी हुई है। आप लोग नोट नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेजन जी, कैसे हैं भाई? गुरुजी थोड़ा ठीक नहीं हो गुरुजी, ये कल भी मैं ज्वाइन नहीं हो पाया क्लास में, तो कल क्या पढ़ाया था सर? कल कुछ नहीं था, एक कुंडली विश्लेषण था केवल, दूसरे का। गुरुजी एक बात है, मेरा ये प्रॉब्लम हो गया था, मेरा मामा का ना वो कल 2-3 दिन से मैं उसको कैंसर हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, तो कल उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो आज क्या आप कृपया उसका थोड़ा कुंडली विश्लेषण सबको भी पता चले, उसमें क्या योग है उसको कैंसर, इसको फोकस कैंसर हुआ है उसका। देखते हैं बेजन जी, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक, कोशिश करते हैं। जी गुरुजी। तो आप लोग क्लियर हो गया? हिमांशु जी, बीना जी, सब लोग, अशोक जी, ठीक है, ये समझ गए आप लोग? जी सर। राकेश जी क्लियर है? हाँ जी गुरुजी क्लियर। ओके, चलिए भाव चलित कुंडली को देखते हैं, इसको भी कोशिश करते हैं खत्म हो जाए, इसके बाद आप लोगों को मैं
जो ये ब्रजेंद्र जी का चार्ट है उस पर डिस्कस कर लेंगे। देखिए इस कुंडली में चलित चार्ट ये है, भाव चलित चार्ट। ये सॉफ्टवेयर कमाल का है लेकिन ब्रजेंद्र जी जी गुरुजी, मजेदार सॉफ्टवेयर है। चलिए इसको प्रेडिक्ट करते हैं, भाव चलित कुंडली को। देखिए जैसा कि मैं एक बार आप लोगों को बता चुका हूं, फिर से आपको बता दे रहा हूं भाव चलित कुंडली को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। सबसे पहले डिग्री को देख लीजिए, लग्न की चाहे इसको रुक जाइए, बर्थ चार्ट पर आ जाते हैं, आप लोगों को ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। डायरेक्ट बर्थ चार्ट पर चलते हैं और यहां से ले लेते हैं भाव चलित कुंडली को, क्योंकि यहाँ डिग्री वगैरह भी दिखेगी। अब आप लोगों को यह नजर आ रहा है ना भाव चलित कुंडली, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा। अब देखिए इस कुंडली में D1 चार्ट में लग्न की डिग्री 27 डिग्री 56 मिनट है, समथिंग ऐसे ही है, 27 डिग्री 56 मिनट है इस, या 58 मिनट है इस लग्न, इस कुंडली का लग्न। तो अब हमें क्या करना है, नियम कहता है कि इसमें 15 जोड़ना या 15 घटाना है। तो कोई भी भाव 30 डिग्री से ज्यादा का नहीं हो सकता, तो इसमें 15 जोड़ नहीं सकते हैं, 15 घटाएंगे आप। तो जब 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा ब्रजेंद्र जी? 12 डिग्री, 12 डिग्री समथिंग बचेगा ना? 1258, 1255, 1258। तो जितने भी ग्रह 1258 के नीचे होंगे वह पिछले भाव का फल देंगे, ठीक है? जितने भी ग्रह, भाव संधि एक होता है उसको हम लोग भूल जाएंगे, वो वहां पर एक कोई ग्रह बैठ गया तो वो आगे पीछे भी होता है या वहीं पर भी रह जाता है, उसके बारे में भी कभी हम लोग जानेंगे। मोटा मोटी ये जान लीजिए कि लग्न कुंडली में लग्न जितना पर है उतना पर अगर 15 हमें जोड़ना है तो वो ग्रह उस डिग्री के जोन के ऊपर होगा तो अगले भाव का फल देगा, और 15 घटाएंगे तो उस डिग्री के अंदर होगा तो वह पिछले भाव का फल देगा। तो आप बिना चलित कुंडली देखे भी लग्न से भी जान सकते हैं कि चलित कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट कैसा होगा। अब इस कुंडली में देखिए मंगल देव हैं 1 डिग्री 6 मिनट के, तो चलित कुंडली में देखिए मंगल देव 12वें भाव में चले गए हैं, चले गए ना, जो कि 12 डिग्री से कम के हैं। अब यहीं पर देखिए 7 डिग्री 9 मिनट के शनि है, तो शनि देखिए 9वें भाव का फल दे रहे हैं भाव चलित कुंडली में। तो ये दो ग्रह और बुध, हाँ ठीक है, बुध को देखिए 7 डिग्री 57 मिनट के हैं, तो बुध देव लग्न का फल दे रहे हैं चलित कुंडली में। तो ये 3 ग्रह हिले हैं अपने स्थान से, यानी कि 27 डिग्री में हमने 15 डिग्री घटा दिया तो 12 डिग्री बचा, तो 12 डिग्री के अंदर में जितने भी ग्रह होंगे वह पिछले भाव का फल देंगे। तो बुध 12 डिग्री के अंदर में हैं तो यह लग्न में आ गए। आपके मंगल 12 डिग्री के अंदर में यानी 1 डिग्री के हैं तो पिछले भाव में चले गए। इसी तरह जो जो ग्रह जहां था वो पिछले भाव में चला गया, मंगल भी चले गए, तो ये मतलब कि इस डिग्री के जोन के अंदर थे। तो ये तो हमने जान लिया कि ग्रह कैसे चलित में परिवर्तित होते हैं। ये समझिएगा, कुछ और नियम प्रॉपर समझ लीजिए चलित को। कम से कम एक चीज तो नियम से समझ लीजिए कि कभी भी आपके लग्न कुंडली से प्रेडिक्शन मत कीजिएगा। पहले भी बता चुका हूं, आज भी बता रहा हूं, बिना चलित कुंडली देखे आप कभी भी प्रेडिक्ट मत कीजिएगा कि कोई ग्रह कहाँ का फल दे रहा है। अब आपने जैसे इस कुंडली में देखा कि मंगल की स्थिति यहाँ है, लेकिन ये मंगल चले गए यहाँ पर, मान लीजिए कि इस कुंडली में चलित कुंडली में आ गए 12वें में, तो यहाँ पर तो मांगलिक दोष वैसे भी बनेगा क्योंकि 12वें में भी बनता है। लेकिन अब मान लीजिए कि मंगल यहाँ पर रहते लग्न कुंडली में और ये चले आते एकादश में मंगल, तो क्या कहते थे हम? कहते थे कि भाई मांगलिक दोष खत्म हो गया क्योंकि अब 12वें में तो है नहीं मंगल। तो उस तरह से प्रेडिक्ट करना है आपको। पहले तो सबसे पहले ग्रहों का फल बदल जाता है चलित कुंडली में,
चलित कुंडली में अब मान लीजिए कि बुध हम यहाँ देख रहे हैं कि अपने राशि में है इस कुंडली में, लग्न कुंडली में, लेकिन चलित कुंडली में यही बुध आ गए हैं लग्न में, तो अभी यहाँ का फल ना देकर या यहाँ का फल ज्यादा देंगे। वैसे भी एक चीज को नोट कर लीजिए आप लोग कि कोई ग्रह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री का होगा तो करीब करीब वो अपने पिछले भाव का फल सबसे ज्यादा देता है, क्योंकि पिछले भाव के करीब होता है। और कोई ग्रह 26 28 29 30 डिग्री का होगा तो अपने अगले भाव का फल देगा जहां बैठा है उससे, क्योंकि अगले भाव में मूव करने की तैयारी में है। तो ये प्रिंसिपल सीधा सीधी आप लोग जान लीजिए। अब इसको इस तरह से भी ऐड कर लीजिए कि आपके चलित में वह मूव ना भी हो रहा हो ना बाय द वे, तब भी वो अगर 26 28 29 डिग्री का है तो अगले ही भाव का ज्यादातर फल देगा, क्योंकि अगले भाव की ओर मूव कर रहा है ज्यादातर। तो इसको इस तरह से आप लोगों को हमेशा याद रखना है। तो चलित कुंडली कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। तो जब भी किसी गुरुजी, हाँ गुरुजी, चलित में युति मान्य होती है क्या? बताऊंगा आगे। इसी एक ही बार हम लोग पहुंच जाएंगे वहां तो मजा नहीं आएगा आपको। चलित बहुत गुड़ रहस्य वाला चीज है। जी गुरुजी। आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिए, हर चीज समझ में आ जाएगी। तो कभी भी ग्रह का जब फल देखना हो तो चलित कुंडली जरूर देख लें। बिना चलित कुंडली के प्रेडिक्शन करना गलत साबित होगा। अब मान लेते हैं कि किसी लग्न कुंडली में मंगल यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव में है और वह तृतीय में या पंचम भाव में चलित कुंडली में चले जाएंगे तो चतुर्थ में यह मांगलिक दोष बनाते हैं, लेकिन जैसे ही भाव बदलेंगे तृतीय या पंचम में जाएंगे तो वह मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। तो चलित से मांगलिक दोष भी कैंसिल होता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगर अष्टम में है और बाई द वे चलित में वह नवम में चले जाते हैं तो भी मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। तो इस तरह से जरूर देखिएगा कि कौन सा ग्रह कहाँ का प्रभाव दे रहा है। इसके अलावा आप देखिए, अच्छा 1 मिनट आप लोग फिर से जुड़ जाइएगा क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। बेजन जी, अशोक जी, समझ रहे हैं? फिर से जुड़िए, मैं फिर से लिंक आप लोगों को उसी लिंक पर जुड़ जाइए ना, फिर से मैं शो कर रहा हूँ। चलिए काम कर दिया। तो देखिए प्रेम जी, आपने पूछा था युति के बारे में, तो युति के बारे में चर्चा करते हैं। जी देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर आपके कहीं भी लग्न कुंडली में कहीं भी अच्छे भाव में, अच्छे राशि में या कहीं जगह पर अच्छे जगह पर मान लीजिए यहीं पर आपके लग्न में ही या यहाँ पर आपके भाग्य भाव में ही और चंद्रमा का गज केसरी योग बना। इस कुंडली को छोड़ दीजिएगा आप लोग, कुंडली में क्या योग है क्या नहीं है, मैं आप लोगों को केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। गुरु चंद्रमा का योग बना। गुरु मान लीजिए 15 डिग्री समथिंग है और चंद्रमा आपके 12 डिग्री या 13 डिग्री समथिंग है। तो जब आपने लग्न के डिग्री के अकॉर्डिंग देखा तो मान लीजिए कि गुरु या चंद्रमा में से कोई एक ग्रह, पहले इसको हम लोग रोकते हैं, आप लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा, दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए कि गुरु और शनि की आप यहाँ पर युति हो रही है, आपके देख सकते हैं यहाँ पर युति है और यह एक 7 डिग्री का है और एक 16 डिग्री का है। लेकिन अब देखिएगा तो यहाँ पर चलित कुंडली में गुरु और शनि दोनों साथ में, तो यहाँ तो आप कह सकते हैं कि यानी कि आपके सप्तमेश, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि सप्तम भाव में आएगी और गुरु की पंचम भाव में आएगी, तो सप्तमेश और पंचमेश आप कह सकते हैं कि यहाँ पर युति में है। इस कुंडली में, लग्न कुंडली में दोनों की युति बन रही है, बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु शनि की युति आप लोग जान लीजिए कि बहुत अच्छा फल भी देता है। व्यक्ति धर्म और कर्म से जुड़ जाता है और बहुत अच्छा व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, तो गुरु शनि की युति खराब नहीं मानी जाती। अब देख लीजिए यहाँ पर तो गुरु और शनि दिख रहे हैं, लेकिन चलित कुंडली में जैसे ही देखेंगे गुरु अलग हो गए हैं और शनि पिछले भाव का फल दे रहे हैं, तो ये युति तो भंग हो गई, तो यहाँ पर ये युति मान्य नहीं होगी। इसी तरह से मान लीजिए गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग बन रहा हो किसी भाव में, अच्छे भाव में, लेकिन वह चलित कुंडली में अलग हो गए तो वह युति भंग हो जाती है, उस युति का वैल्यू नहीं रहता, वो राजयोग आपके लिए अब किसी काम का नहीं रह गया है। तो ये बात एकदम स्पष्ट कर लीजिए, युति टूट जाती है और युति राजयोग भंग भी हो जाते हैं और राजयोग बन भी जाते हैं चलित कुंडली में। अब इसके आगे भी और चीजों को जानेंगे। अब तो मैं यहाँ डिग्री पर बात कर रहा था। अब देखिए प्रेम जी, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। गुरु यहाँ 15 डिग्री के है और चंद्रमा 12 डिग्री के है, तो कितना डिफरेंस हुआ दोनों में? मात्र 3 डिग्री का।
अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर गुरु और चंद्रमा ना होके चलित में, एक यहाँ रह गया और एक अगले भाव में या एक पिछले भाव में लग्न के डिग्री के अकॉर्डिंग चला गया, तो ये ध्यान आपको जरूर रखना है कि जो युति 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री तक क्लोज है आपके लग्न कुंडली में, और वो अगर चलित में भंग भी हो जाती है युति, अलग भी हो जाते हैं 2 ग्रह, तब भी वो उस युति का फल देंगे, हर हालत में देंगे और 100% देंगे। इसका कारण यह है कि लग्न कुंडली में बिल्कुल क्लोज है, वो फल देने में युति का पूरी तरह सक्षम है। तो चलित में वह अलग भी हो गए और 2 3 4 डिग्री के क्लोज हैं दोनों आपस में लग्न कुंडली में, तो युति मानी जानी चाहिए, और वो युति अगर राजयोग बना रहा है तो अलग होकर भी राजयोग का फल देगा। लेकिन अगर 8 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 12 डिग्री का डिफरेंस हो, या 7 डिग्री 8 डिग्री से ऊपर का डिफरेंस हो और दोनों अलग हो जाते हैं, तो ये युति भंग हो जाती है और उस युति का कोई लाभ जातक को नहीं मिल पाता। ठीक है, क्लियर है? गुरुजी मैक्सिमम 7 डिग्री की लिमिट है। हाँ 7 डिग्री के, तो वही तो बोल रहा हूँ, 8 डिग्री 10 डिग्री 12 डिग्री तक कोई ग्रह डिफरेंस में हो, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मेरी बात पर गौर किया कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। 8 डिग्री 10 डिग्री 12 डिग्री 15 डिग्री का डिफरेंस हो तो उसको युति अगर अलग हो गया तो उसे मान्य नहीं मानना चाहिए। और 7 डिग्री तक का अंतर भी मान के चलिए कि वो भी अगर 7 डिग्री तक अंतर यहाँ पर हो और आपके चलित कुंडली में वो अलग हो गए, तब भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि 7 डिग्री भी कुछ होता है, एक बड़ा अंतराल माना जाता है। तो 5 डिग्री 6 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री तक हो अगर क्लोज और अलग हो तो उस युति का फल मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है, ये जान लीजिए। गुरुदेव हाँ एक और प्रश्न था गुरुदेव, ये आपने बताया था कि अगर 4 डिग्री 5 डिग्री का हो ग्रह तो वो अगले अगले भाव का वो फल देता है, तो हाँ अगर वो बिल्कुल। मृत ग्रह हो तो पूर्ण फल देगा क्या? मृत ग्रह 6 डिग्री मतलब कि से नीचे अगर वो उस ग्रह में बल नहीं हो तो जी, तो वो पूर्ण फल देगा क्या नहीं वो नहीं, अगले भाव का? वो तो बात का विषय है। अब इसमें उसको मत मिलाइए, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब कोई कमजोर ग्रह है, 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री का ग्रह है, 28 29 डिग्री का ग्रह है, तो कैसा प्रभाव देगा वो हम आगे चर्चा करेंगे, वो मैं बता दूंगा आगे किसी टॉपिक में। ठीक है, उसको यहाँ पर मत मिलाइए, अभी ये हमारा चैप्टर भटक जाएगा। उसको मैं बहुत बार इस ग्रुप में बता चुका हूँ, फिर आप लोगों के बार मतलब एक साथ बता दूंगा, या समय मिले तो इसी में लास्ट में बता दूंगा। ठीक है? जी जी, वो भी तो अगले हाउस में भाग जाएगा ना वो हाँ ग्रह? बिल्कुल भाग जाएगा, वो जी जी भागेगा, जी वो तो डिपेंड करेगा लग्न के डिग्री वगैरह पर, लेकिन वो बात करेंगे हम वो कैसा फल देगा। भागना अलग चीज है और क्या फल देगा और उसमें क्या बल है वो अलग का विषय है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे वो कितना जी प्रभावशाली होगा। पहले इसको हम लोग खत्म करते हैं, तो ठीक है। अब तो युति का फल बदल जाता है अगर दोनों अलग हो जाते हैं, क्लोज कंजंक्शन में नहीं है दोनों। तो ये मैं जो आप लोगों को चार्ट बता रहा हूँ, यह सम विभाजन पद्धति है। 360 डिग्री को 12 भागों में विभाजित कीजिएगा तो 30 डिग्री आएगा, हर भाव आपका 30 डिग्री का होगा, तो 30 × 12 यानी 360 डिग्री का होगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे एक गुरुजी हाँ हेलो, हाँ जैसे चलित में जो अभी मंगल खिसक के ये 12th हाउस में चला गया, तो इसके हिसाब से जो हम अभी देख रहे थे कि उसका प्रोफेशन कैसा रहना चाहिए, क्या कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं, ठीक प्रोफेशनल है, कोई केवल दिक्कत लग्न से ही नहीं है। देखेंगे? कर्क राशि में भी है तो अपने मित्र के राशि में चला गया है और दशमांश कुंडली में बहुत अच्छी कंडीशन में है वो। यहाँ पर भी यहाँ पर भी कोई खराब स्थिति में मंगल नहीं है, भाग्य का स्वामी बैठा हुआ है 12वें में, तो भाग्य का अब देखिए, अगर यहाँ पर कंपेरिजन कीजिएगा तो आपका ये फॉरेन का हाउस है, फॉरेन यात्राओं का, और उसका स्वामी जाके बैठा हुआ है फॉरेन में, तो ठीक है, क्योंकि नीच का है तो आप नीच के बारे में सोच रहे होंगे, तो इसका बहुत सारा क्राइटेरिया है। अभी मंगल नीच का होके 12वें में चला गया है तो क्या फल देगा वो नवमांश कुंडली बताएगा, उसका ग्रह का डिग्री बताएगा, षडबल बताएगा, ये सब चीजें बताएगा। अब यहाँ पर लेकिन अब इस चीज को मान लीजिए कि यहाँ पर पूरी तरह अगर कमजोर होगा ना मंगल, अगर यहाँ पर इसकी स्थिति सही नहीं होगी, मतलब कि नीच का हो रहा है, डिग्री में भी कमजोर हो, हर तरह से कमजोर, 1 डिग्री का है, तो अब पुष्कर नवमांश वगैरह भी देख लीजिए आप लोग, वर्गोत्तम देख लीजिए, हर चीज देख लीजिए, अगर वास्तव में कमजोर है तो उससे संबंधित कैरियर नहीं चुनना चाहिए, यहाँ देखा जाएगा। लेकिन इस चीज को देखिएगा कि मैंने इस कुंडली को प्रेडिक्ट करके आप लोगों को नहीं बताया कि यहीं पर इसी का कैरियर चुनना चाहिए। अब आप लोगों को सिर्फ नियम बताया है,
तो कि कैसे अप्लाई करना है उस चीज को मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग सभी चीजों को अप्लाई कीजिएगा यहाँ पर इस कुंडली में, अगर वास्तव में मंगल खराब नजर आ रहे हैं तो उससे संबंधित कैरियर छोड़ के दूसरे क्षेत्र में ढूंढना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात हिमांशु जी? जी 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 गुरु आप जी। लोग केवल नियम समझिए, और कुंडली पर जब चर्चा करना होगा ना तो कुंडली पर चर्चा करेंगे हम लोग प्रॉपर पहले नियम समझते हैं। तो हमेशा देखिए लग्न कुंडली का जो योग कारक ग्रह है उसको दशमांश में आप देखिए, लेकिन ये भी देखिए कि चलित में भी उसकी क्या पोजीशन है वो भी देखना है, और कितना बलवान है और दशमांश में कितना पॉजिटिव है आपके लिए, उसके अनुसार कैरियर चुनेंगे तो कितना हानि और लाभ होगा वो जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब चलित की बात कर रहे थे हम लोग। तो मान लें कि लग्न की डिग्री को अगर आप लोगों को मैं बता ही चुका हूं, अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो लग्न है वहां पर शनि जो है वो 22 डिग्री का, या कोई भी ग्रह एक 22 डिग्री का यहाँ पर है, मान लेते हैं कि 22 डिग्री का है, और कोई ग्रह यहाँ पर मान लेते हैं कि आपके 28 या 29 डिग्री का कोई एक और ग्रह है, 29 डिग्री का मान लीजिए कि एक और ग्रह है, और इसको आप लोग छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि यहीं पर एक 29 डिग्री का और ग्रह है, एक और। नहीं आप लोगों का बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, उसको ऑफ कर लीजिए। नहीं आप इधर सो जाओ ना, मैं बैठ जाती हूँ उधर। आप लोग बैकग्राउंड साउंड ऑफ कीजिए, ये वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है, फिर दिक्कत हो जाएगा। देख लीजिए 12वें भाव में एक मान लीजिए कोई ग्रह 29 डिग्री का हो और एक लग्न में 29 डिग्री का हो, तो इसको इस तरह से देखिए, जो मैंने चीजें अभी बताई, ये 12वें का फल ज्यादा ना देकर ये लग्न का फल देगा, क्योंकि ये इस तरफ मूव कर रहा है, अगले भाव में जाने की तैयारी में है। और ये जो 29 डिग्री का ग्रह जो इस लग्न में बैठा हुआ है, ये इस भाव का फल नहीं देगा, क्योंकि बहुत कम देगा, ये इस तरफ जाने की तैयारी में है, तो ये धन भाव का फल ज्यादा देगा। तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपको कितना प्रभाव देगा लग्न कुंडली के अनुसार, तो ये चीजें देख लीजिए। अब देखिए हम बात करेंगे कि कैसे कोई युति का फल निरस्त हो जाता है या और भी योग आपका भंग हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर मंगल देव होते इस कुंडली में, अब इस कुंडली को भूल जाइएगा आप लोग, मैं इस कुंडली का बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को नियम बता रहा हूँ। मंगल देव यहाँ वृश्चिक राशि में होते तो यहाँ पंच महापुरुष योग बनता, यानी कि रुचक नामक पंच महापुरुष योग बनता, क्योंकि अपने राशि में है, कुंडली के योग कारक ग्रह भी ये है। लेकिन यही मंगल अगर मान लीजिए कि प्लेस हो जाते इस भाव में, या मान लीजिए कि आपके तीसरे या चौथे भाव में मंगल आ जाते, तो यहाँ पर ये पंच महापुरुष योग पूरी तरह से भंग हो जाता। इस पंच महापुरुष योग का आपको लाभ कभी नहीं मिलेगा। तो यही गलती होता है आजकल कि लोग लग्न कुंडली देखकर बता देते हैं कि आपकी कुंडली में तो ये राजयोग बने हैं जी, और भाव चलित कुंडली में जाकर वो राजयोग भंग हो जाता है। तो आपने देखा कि राजयोग बनते भी हैं। मान लीजिए अब यहाँ एक और चीज समझ लीजिए, यहाँ पर गुरु हों और यहाँ पर चंद्रमा हो, और आसपास हो डिग्री के, बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो, 5-7 डिग्री तक डिफरेंस हो, और एक मान लीजिए कि गुरु चंद्रमा यहाँ पर है और गुरु भी प्लेस होके चले गए यहीं पर, नवम से दशम में चलित में चले गए, तो क्या हो जाएगा, दोनों अगर यहीं पर चले जाए तो गजकेसरी योग का निर्माण हो जाएगा। यहाँ तो ये नहीं बन रहा था, लेकिन भाव चलित कुंडली में गजकेसरी योग बन गया। तो ऐसे देखा जाता है, यानी कि आपका जो राजयोग है वो चलित कुंडली में बनता भी है और चलित कुंडली में भंग भी होता है। तो पंच महापुरुष योग आपके बनेंगे लग्न कुंडली में, जो कि यहाँ भंग हो सकते हैं। आपके गजकेसरी योग बनेंगे जो कि चलित कुंडली में भंग हो सकते हैं, या कोई भी योग ना बनता हो तो वह चलित में बन सकता है। तो चलित को आप लोगों को जरूर देखना है, तभी कोई निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना है कि कोई ग्रह कैसा फल देगा। तो यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना जी गुरुदेव। गुरुजी मतलब अल्टीमेटली हम लोग चलित में ही युति को देखेंगे, लग्न में युति देखने का कोई खास फायदा नहीं। लग्न में अगर चलित को मत देखना है तो मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लग्न कुंडली में देखना हो तो ये देख लीजिए कि क्या वो ग्रह 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री तक क्लोज है। अगर क्लोज है तो छोड़ दीजिए चलित को। आप ये ध्यान में रखिए कि अगर चलित में अलग भी होंगे तो उस युति का फल मिलेगा, क्योंकि आपके लग्न कुंडली में बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन में है।
तो अलग भी हो गए तब भी आपको माइंड में रखना है कि बिल्कुल उस युति का फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन वही डिग्री डिफरेंस ज्यादा है, 8 डिग्री 10 डिग्री 12 डिग्री है 14 डिग्री है, तो वो अलग हो या साथ हो, कोई मतलब कोई ग्रह मान लीजिए कि आपके लग्न कुंडली में शनि गुरु, यहाँ पर मान लीजिए कि इनमें कितना का 9 डिग्री का डिफरेंस है, 9 7 16 शनि गुरु का। मान लीजिए कि यहीं पर ये डिग्री डिफरेंस यहाँ 18 डिग्री का हो जाता है शनि और गुरु में। तो अब इसको भूल जाइए कि यहाँ दोनों अलग हो गए, इसको मैं इसको ले ही नहीं रहा हूँ, यहीं का सिर्फ बात कर रहा हूँ, चलित को भूल जाते हैं। मान लीजिए 18 डिग्री का डिफरेंस हो गया, तो क्या हमें जरूरत है अभी सोचने का कि गुरु और शनि की युति है? तो बिल्कुल जरूरत नहीं है कि 18 डिग्री 20 डिग्री जब अंतर हो ही गया तो युति अब लाभ देगी ही नहीं, उसको युति मानना ही मूर्खता है। लग्न कुंडले में ही हमें पता चल रहा है कोई डिग्री डिफरेंस में 20 डिग्री 22 डिग्री का ग्रह डिफरेंस बना के बैठा है, तो युति बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, उस युति को तो मानना ही नहीं चाहिए। तो क्लोज कंजंक्शन हो तभी मानना चाहिए इसको, ठीक है जी जी। तो उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 2 ग्रह कुंडली में एक प्रश्न और था गुरुजी, हाँ बोलिए। कि जैसे कोई भी प्लैनेट है, जैसे आपने राजयोग का बताया, तो वो चलित में खिसक के मान लेते हैं कि 7वें हाउस में राजयोग बन रहा है, चलित में वो 8वें हाउस में आ गया, तो वो 7वें का बिल्कुल भी फल नहीं देगा या कुछ अपनी तो दशा देगा में ही तो देगा? बिल्कुल नहीं देगा। अच्छा, अपनी दशा में सिर्फ 8वें हाउस का देगा। हाँ देखिए चलित इसका का फल देगा। मतलब समझिए, इसको आप समझिए, राशि आधारित फल देखा जाता है लग्न कुंडली से, और भाव आधारित फल, भाव आधारित नाम से ही समझ जाइए, भाव आधारित फल देखा जाता है भाव चलित कुंडली से। तो भाव आधारित फल का मतलब ये हुआ कि वो ग्रह किस भाव का फल देगा वो आपको डिसाइड करेगा आपका चलित कुंडली, ठीक है। तो भाव आधारित फल जब भी आपको देखना है कि वह ग्रह किस भाव का फल देगा, वह सिर्फ चलित कुंडली डिसाइड करेगा, ना कि लग्न कुंडली। ठीक है राकेश जी, क्लियर है? जी जी क्लियर। लेकिन अब वही कोई पूछता है कि आपकी राशि क्या है, ये सब तो आप निश्चय ही देख सकते हैं कि राशि क्या है। अब ये दृष्टि की भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा मतलब कि एक बार आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। मान लीजिए कि जी बताओ। यहाँ पर आप लोगों को तो पता है, राकेश जी बताया था मैंने, क्योंकि चलित में भी स्पेशल केस में दृष्टि मानी जाती है, जो कि बहुत लोग नहीं जानते हैं इस चीज को। मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र और मंगल दोनों आमने सामने हो, और मंगल, अब बड़ा गंदा लिख रहा हूँ, कर्सर नहीं चला रहा हूँ, राकेश जी ध्यान दीजिए, उंगली से लिख रहा हूँ। कोई बात, भावनाएं समझ गए। हाँ बिल्कुल। अब मान लीजिए मंगल यहाँ पर 10 डिग्री के हैं, 10 डिग्री समथिंग है, और शुक्र यहाँ पर 20 डिग्री के हैं। प्रेम जी देख रहे हैं ना? जी गुरुदेव देख रहा हूँ। हिमांशु जी देखिएगा ध्यान से, आप लोगों को तो बता चुका हूँ लेकिन बता देता हूँ। देखिए ये भाव और ये भाव, दोनों भाव, चाहे सभी भाव 30 डिग्री के होते हैं, कोई भी 12 भाव। तो आम शब्दों में ये कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से समसप्तक हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं दोनों ग्रह, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रह दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। जो भी ये लोग कहते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, वो सरासर गलत है, 100% गलत है। दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के भाव को देख रहे हैं। एक दूसरे को कभी देख भी नहीं सकते। इसका कारण समझिएगा, जो मंगल है वो 10 डिग्री के हैं, ये आपका 30 डिग्री का एक भाव हुआ, यहाँ तक ये भाव मध्य 15 डिग्री तक होगा। तो मंगल की जब दृष्टि जाएगी तो कहाँ तक जाएगी? मात्र 10 डिग्री तक जाएगी, यहाँ तक ही मंगल देख पाएंगे। और शुक्र यहाँ 20 डिग्री के हैं, तो इससे भी आगे हैं, भाव मध्य के भी आगे हैं, यहाँ है शुक्र। तो मंगल की दृष्टि यहीं खत्म हो रही है, तो यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी। तो मंगल सिर्फ इस भाव पर दृष्टि दे रहे हैं और ना कि शुक्र पर, तो शुक्र को कभी ये नहीं देखेंगे। अब वही शुक्र की बात करें तो ये भाव जब 30 डिग्री का हुआ, तो ये भाव मध्य जो आ गया 15 डिग्री का हो गया। अब मंगल 10 डिग्री तक, तो यहाँ 15 डिग्री है, तो यहाँ तक मंगल है। अब शुक्र की दृष्टि देखिए यहाँ इस भाव में यहाँ तक, यानी कि 20 डिग्री तक जाएगी, और मंगल यहीं तक है। तो इसका मतलब इस भाव को भी पूर्ण रूप से देख रहे हैं और मंगल को भी पूर्ण रूप से देख रहे हैं। तो शुक्र तो मंगल और इस भाव को देख रहे हैं, परंतु मंगल शुक्र को नहीं देख रहे हैं, उस भाव को ही केवल देख रहे हैं। समझ में आ रही है बात?
जी तो अगर ऐसी स्थिति बने ना तब जाके ये आपका जो भाव चलित में दृष्टि है तो काउंट होता है स्पेशल केस में। उसमें भी किसी चार्ट में आप लोगों को लगा के मैं दिखा दूंगा। ये बहुत रेयर चीज है, इसको नोट कर लीजिएगा, हमेशा आप लोगों के काम आएगा ये चीज। हमेशा लोग बताते हैं कि भाई ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं सातवीं दृष्टि से, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, बस भाव को देखते हैं। अगर डिग्री वाइज सेम हो तभी वो एक दूसरे को देखेंगे। तो ऐसे है। अब इसमें मुझे नहीं लगता है कि कुछ आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। कोई दिक्कत है राकेश जी, हिमांशु जी? नहीं यहाँ तक सब ठीक है ना? गुरुजी, हाँ बोलिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मंगल ये शुक्र को नहीं देख पा रहा है, और अगर ये कोई कुंडली में मंगल के शुक्र को देखने से कोई युति बन रही है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और ये कोई जो है मतलब कि राजयोग बन रहा है मंगल को शुक्र को देखने से, और यहाँ पे देख नहीं पा रहा है, तो क्या डिग्री डिफरेंस के कारण जो है वो मान्य नहीं होगी राजयोग को? देखिए बिल्कुल भी इसको, अब जब मान लीजिए कि यहाँ पर शनि और चंद्रमा एक दूसरे से सम सप्तक हैं, एक दूसरे से सातवें भाव में हो, तो शनि तो देख रहे हैं चंद्रमा को, तो व्यक्ति को मानसिक अशांति तो होगी शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने पर। लेकिन चंद्रमा नहीं देख रहे हैं शनि को पूरी तरह से, इस भाव को, तो विष योग पूरी तरह से कारगर यहाँ पर नहीं होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमेशा लोग कह देते हैं कि एक दूसरे से सातवें भाव में ग्रह बैठे हैं तो गजकेसरी बन गया, विष योग बन गया, फलाना ढिकाना योग और दुर्योग बन गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दोनों अगर एक दूसरे को समान रूप से देखेंगे तभी वह योग पूर्णतः काम करता है। ठीक है, तो योग भंग भी हो जाएंगे और बन भी जाएंगे। तो जब भी हम दृष्टि देखेंगे तो ये जरूर डिग्री कैलकुलेट बिल्कुल, करेंगे। अगर सम सप्तक है तो बिल्कुल देखिए, सम सप्तक शास्त्र में किताब उठा के पढ़िए, शास्त्रों में ऐसा एकाध बढ़िया ट्रेडिशनल बुक्स में दिया हुआ है, जैसे कि कौन सा बुक है, बृहद पराशर होरा शास्त्र में ऐसा वर्णन है। मुझे एक ही आज तक बुक मिला जिसमें ये चीज दिया हुआ है कि ग्रह एक दूसरे के को नहीं देखते, एक दूसरे के भाव को देखते हैं, अगर डिग्री डिफरेंस अलग हो तो वो चीज जरूर पढ़िएगा आप लोग, कुछ चीजें शास्त्रों से ली जाती हैं।